बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और ये आगाज़ करने से पहले मैं बार बार ये सोच रही थी, क्योंकि मुझे आज सुबह से ये फील आ रही है कि आज फ्राइडे है, तो मैंने प्लान कर रखा था कि मैंने एक दफ़ा शो से पहले, इंट्रो से पहले याद कर लेना है कि मैंने जुम्मा मुबारक नहीं कहना। पता नहीं क्यों, एक तो टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है, दूसरा आपको ये लगता है कि शायद टाइम जल्दी से गुजर रहा है तो दिन भी जल्दी से गुजर रहा है। मेरे ख्याल से कुछ रूटीन हेक्टिक हो जाती है तो आपको लगता है कि दिन बहुत जल्दी जल्दी आगे भाग रहे। खैर, कल जुम्मा है, ये मैंने याद रख लिया था कि मैंने आज जुम्मा मुबारक नहीं कहना। सुबह से ऐसे लग रहा था कि आज जुम्मा है। खैर, शो के आगाज़ में कुछ हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो आगे चल के हमने अपने न्यूज़ पोर्शन में भी डिस्कस करनी है। कुछ रिलैक्सेशन, बल्कि अच्छी खासी रिलैक्सेशन मैचेस के लिहाज से अगर हम स्पेशली बात करें, 20% ऑडियंस ने आना था, अब 50% अलाउड कर दी गई है PSL के लिए। लोग बड़े पुरजोश थे। सेकेंडली, आज की हमारी लीड स्टोरी भी है, जैसे कि शादी हॉल्स मुकम्मल तौर पर खुलने जा रही हैं, रेस्टोरेंट्स को परमिशन दी जा रही है, सिनेमा हॉल्स, यानी वो जो एक कोविड का प्रेशर था वो काफ़ी हद तक हमें लग रहा है कि अब उसमें रिलैक्सेशन आ रही है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप एहतियात करना छोड़ दें, क्योंकि कोरोना इज़ देयर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, स्पेशली क्राउड वाली जगह पर जा रहे हैं, जैसा कि अगर आपने स्टेडियम जाना है या फिर किसी गैदरिंग वाली जगह में जा रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं, तो अगर रिलैक्सेशन दी जा रही है, नॉर्मल सब चीज़ों को किया जा रहा है, तो ये तो आगे चल के पता चलेगा कि ये फैसला अभी करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन एज ए शहरी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकते हैं। आप जहाँ कहीं पर भी जाएं तो कोशिश ये कीजिए कि आप SOPs पर अमल करें, क्योंकि बारहा हम ये चीज़ रिपीट करते रहते हैं कि अब आपको अपना लाइफस्टाइल बनाना है। ऑलरेडी शहर में स्मॉग इतनी ज़्यादा है, फिर हालात ऐसे हैं कि जितना आप अपने आप को सेफ रखेंगे, आप अपनी सेहत को महफूज रख सकेंगे। तो आज का सवाल जो कि हम आपको बताते हैं और आप उसका जवाब देते हैं, तो आप जो है वो इनाम के हकदार भी ठहरते हैं। आज का सवाल क्या है, आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट्सएप करके आपने इसका जवाब देना है। लाहौर शहर के कुल कितने दरवाजे हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी है जी 15। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं और वो 4 लोग जो कि सबसे पहले जवाब देंगे वो इनाम के हकदार भी ठहरेंगे। प्रोग्राम के एंड पे चलकर मैं अनाउंस भी करूंगी ऑप्शन क्या है। एक बार फिर से मैं सवाल बता देती हूं जी, लाहौर शहर के कुल कितने दरवाजे हैं? लाहौरियों को तो मेरे ख्याल से ये बहुत आराम से पता है, इसलिए आप जल्दी से जवाब दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपने करना क्या है कि राइट ऑप्शन लिखकर आपने अपना नाम लिखना है और फिर आपने हमें व्हाट्सएप कर देना है। सिर्फ और सिर्फ नाम और दुरुस्त जवाब आपने व्हाट्सएप करना है, ताकि आपका नाम जो है वो आसानी से हमारे तक पहुंच सके और फिर आप इनाम के हकदार ठहर सके। तो बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि जी वो रह जाते हैं, तो बारहा मैं यही कहती हूँ कि वो लोग जो कि सबसे पहले 4 लोग आंसर देंगे, सिर्फ और सिर्फ इनाम के हकदार वो ठहरेंगे। तो ये था हमारा आज का सवाल। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर है जी, शादी हॉल्स 15 मार्च से खुल जाएंगे। घर बैठकर दफ्तर का काम करने की पाबंदी भी अब खत्म कर दी गई है। नाजायज कब्जों में लाहौर सबसे आगे, 342 अरब की सरकारी जमीन पर माफिया का कंट्रोल। टॉप स्टोरीज को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है आपके? अल्लाह करम। आमिर भाई, सबसे पहले, इससे पहले कि हम पहली खबर की तरफ चलें, जुम्मे की तरफ ना चलें? नहीं, मैं सीरियसली आज परेशान थी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है दिन बड़ी तेजी से गुजर रहे। अच्छा, इसमें मर्द बहुत होशियार हैं, उन्होंने जुम्मे का लिबास ही अलग रखा हुआ है। बिल्कुल, आम दिनों में पैंट कोट पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे, टी-शर्ट्स पहनेंगे, जुम्मे को स्पेशली सलवार कमीज पहनते तो उनको पता होता है जुम्मे के लिए तैयारी की होती है वगैरह। नहीं, बिल्कुल आप लोगों ने वही पहना। लेकिन अगर बंदे का मेहंदी वगैरह जुम्मे को हो तो फिर जुम्मा भूलता भी है ना? सही कहा आपने, है ना? बिल्कुल सही कहा। लेकिन आ जाए इस तरफ, ये जो रिलैक्सेशन दी गई है कैसे देखते हैं आपको? PSL के मैचेस में भी अब
50% ऑडियंस जाएगी, शादी हॉल्स भी खुल गए हैं, वो लोग जो कि दफ्तर का काम घर बैठ के कर रहे थे अब उनको दफ्तर जाना पड़ेगा। डू यू थिंक कि हम इस फेज में आ गए हैं कि बिल्कुल चीज़ों को नॉर्मल कर दें? वैसे ऑलरेडी थी भी, आप एग्री करेंगे? नहीं, नॉर्मल कोई नहीं थी आमिर भाई, जाने दे, नॉर्मल कोई नहीं थी। मैंने बहुत जगहों पे देखा है जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। आप देखें जुर्म होता हम सारी दुनिया में देखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है, ठीक है। और उस पर गवर्नमेंट को मजीद सख्ती करना चाहिए थी। आज भी जो अमवात की तादाद है, जो सुबह मैंने न्यूज़ में सुनी, 16 अमवात लाहौर के शहर के अंदर से। मैंने इसलिए कहा कि आपको लगता है कि आप चीजें नॉर्मल करनी उस पर ये कि गवर्नमेंट जो है ये एक नया चूरन बेचने जा रही है PSL के नाम पर। आप ये अंदाजा करें कि हमने भी लिखा ये कि जी 50% की नहीं, 50% की नहीं, लाहौर शहर में 100% की इजाजत देने जा रहे हैं। जो PSL का सेकंड राउंड है वो लाहौर में है, और सेकंड राउंड से उन्होंने कहा है स्टेडियम की गुंजाइश के मुताबिक आप, यानी अगर 28,000 गुंजाइश है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, तो 28,000 बंदा आप दाखिल करते हैं। सही। उसमें क्या SOPs होंगे, कौन फॉलो करेगा, कौन मास्क लगाएगा, कौन सैनिटाइजर यूज करेगा, आमिर भाई मुमकिन ही नहीं है आप SOPs पर अमल दरामद करा सके, मुमकिन ही नहीं है। अभी तक रेस्टोरेंट्स और होटल्स में नहीं करवा सकते, बिल्कुल। आप अभी तक मार्केट्स में और बड़े स्टोर्स पर और प्लाजाज में नहीं करा सकते, बिल्कुल। आप मुझे बताएं जहां 28-30 हज़ार बंदा होएगा, पब्लिक होएगी, पुरजोश होएगी, अपनी टीम्स को सपोर्ट करना चाह रही होगी, वहाँ आप SOPs पे क्या अमल कराएंगे? मेरा ख्याल ये है कि इसके पीछे भी कोई जो है वो सियासत कार फरमा है। ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है आमिर भाई, मुझे लगता है हर तरफ सियासत हो रही है, तो आपको ये चीज भी सियासत की नजर अभी तक शायद वैक्सीन उस तरह से बिकी नहीं है, वैक्सीन उस तरह से लगी नहीं है। वैक्सीन की पॉइंट उठाया, मेरा तो इस तरफ ध्यान नहीं है। इसमें जरा बूस्ट आना चाहिए। ये जो 3.8% है ना कोरोना, ये जब 7.5% पे जाएगा, अल्लाह ताला रहम करे, ना डराएं आमिर भाई प्लीज। अल्लाह ताला तो रहम करता है, अल्लाह ने इतना रहम किया, इतना करम किया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसी एग्जाम्पल नहीं है कि यहाँ लोग कोरोना को कुछ समझते नहीं थे। अल्लाह ताला ने उस तरह से इसकी यहाँ पर अमवात भी नहीं हुई, उस तरह से ये फैला भी नहीं है, उसके पीछे अल्लाह की ही। बिल्कुल आपने सही। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि शादी हॉल्स भी खोल दिए जाएं, सब मज़ारात को भी खोल दिया जाए, सब स्टेडियम्स को भी खोल दिया जाए। अच्छा, आप तो पब्लिक को शॉट देने की बजाय, मैं इसी तरफ आने वाली थी। हम हर रोज जो हमारे फील्ड रिपोर्टर हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम लोगों के रवैये दिखाते हैं। ये सब कुछ दिखाने के बावजूद लोग तो ऑलरेडी बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप खुली छुट्टी दे रहे हैं। एक वो जो कहीं खौफ था ना कि अगर बड़े लेवल पे शादियां की तो ऐसा ना हो कि कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम आ जाए, वहां वैसे पहुंच तो नहीं रही थी, लेकिन एक आपने खुद खुली छुट्टी दे दिया, उसके बाद का नतीजा आपको पता है क्या होगा? आपके ही प्रोग्राम में मैंने कहा था कि दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स ने खुद वैक्सीन लगवाई, बिल्कुल, ताकि लोग लगवाएं। और यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो आपका जो हेल्थ का शोबा है उससे मुंसलिक जो लोग हैं उन्होंने भी अभी पूरी तरह नहीं वैक्सीन लगवाई, और उसमें उनके बहुत सारे खदशात हैं, जिसका जबकि दूसरी वैक्सीन की खेप जो है वो भी पहुंच चुकी है। खेप आने से क्या होगा? आप देखें, सबसे पहले तो आमिर भाई प्रोपेगेंडा यहाँ पर किया जा रहा है ना, आप वैक्सीन से रिलेटेड अफवाह पैदा कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, सेंसिबल लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी सवाल किया था, क्या प्राइम मिनिस्टर ने लगवाई, चीफ मिनिस्टर ने लगवाई, क्या वजीर सेहत ने लगवाई, क्या वफाकी वजीर सेहत ने लगवाई, क्या किसी ऐसे बड़े शख्स ने वो वैक्सीन लगवाई जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले? जो पोलिटिकल फिगर्स हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अपनी फैमिली समेत लगवाई वैक्सीन, हमारे पूरे ग्रुप में वैक्सीन लगी, बट जो इम्पैक्ट पॉलिटिशियंस का है, जितने फॉलोअर्स इनके हैं वो किसी के नहीं होते। तो ये तो पॉलिटिशियंस को सामने आना चाहिए था इस वैक्सीन के साथ, उनको वैक्सीन यानी रियासत का रोल जो है वो इस पे कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आप उस चीज को इतना आम भी नहीं कर पा रहे हैं। दो चीजें अब हमारे सामने हैं, स्टोरी भी आप हमारी देख रहे हैं, मैचेस देखने के लिए भी PSL के लोग जाएंगे, शादियां भी होंगी, रेस्टोरेंट में भी लोग जाएंगे, खुली छुट्टी है। लेकिन आप दूसरी खबर जो हम साथ ऐड कर रहे हैं उसको कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं कि एक ही दिन में आपके पास कोरोना से 16 अमवात हुई हैं और 393 यानी 400 केसेस आमिर भाई सामने आए हैं। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टेस्ट ही नहीं करा रहे। नहीं, टेस्ट नहीं कराते, वो इसको बुखार समझते हैं, खांसी समझते हैं, या वो टेस्ट कराना जो है उसको मजीद वो कहते हैं हमें हॉस्पिटल ले जाएंगे।
मेरे अपने एक अजीज के मुझे फ़ोन आया, उसने कहा मुझे पक्का पता चल गया मुझे कोरोना है, मैं नहीं जाने वाला। और मैंने महकमा हेल्थ को फ़ोन किया था कि इसके जाके ना इसको इंजेक्शन इसको चेक करें। सही। वो खुद को छुपा के रख गया, उसने घर बदल लिया, क्वारंटाइन हो गया वो। हाँ। लेकिन उसने टेस्ट नहीं कराया। अब मुझे ये बताएं, ये पढ़े लिखे लोगों की बात है, अगर हम अपने मैसेज में जाएं तो वो तो बुखार को या जुकाम को या खांसी को उस तरह से सीरियसली लेते ही नहीं। ऊपर से हद ये है कि अब आपने 100% स्टेडियम खोल दिए हैं, 50% तो कराची में खुलेंगे। हाँ जी। लाहौर में जो सेकंड राउंड होगा उसमें 100% स्टेडियम में आप कैपेसिटी के मुताबिक पब्लिक को ला सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल लिहाज से भी आपने सही पॉइंट उठाया। दूसरा, मुझे लगता है कि बस पैसे कमाना भी एक बहुत बड़ा आमिर भाई यहाँ पर बन चुका है ट्रेंड कि आपकी जिंदगियां जाएं भाड़ में। लोगों की रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आजकल सिर्फ और सिर्फ नजरें हैं लोगों की जेबों पे, वो आप पैसे निकालने के लिए कुछ ना कुछ हरबे जो है टाइम टू टाइम अपना रहे हैं। अच्छा, मैं इस पैसों वाली बात पे तो मैं नहीं करता, क्योंकि जो इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के स्पेशली, उसमें तो आपको ब्रॉडकास्टिंग से इतना पैसा मिलता है जितना आप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद आप एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, फिर उसके बाद एड्स हैं, फिर उसके बाद आपने जो शो भी स्टार्स हैं, इतने पैसे नहीं हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो पैसे इनको एडवर्टाइजिंग के, स्टेडियम एडवर्टाइजिंग के और ब्रॉडकास्टिंग के मिलते हैं, उसका अंदाजा आप इन टिकट्स के साथ लगाएंगे तो एक मैच जो है वो पूरे टूर्नामेंट्स की पैसे निकाल जाता है। इसीलिए तो ये बहुत, देखिए आप देखें कितना रिच है अपना, आपका PSL भी रिच है और आपका PCB भी रिच है। बिल्कुल। उसकी वजह ये कमा रहे हैं तो ऐसे ही। बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये NCOC को जो है अपना फैसला जो है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। 15 मार्च जो उन्होंने डेट दी है, उससे पहले उनको दोबारा से इस पर गौर। अच्छा, डॉक्टर साहिबा का कोई बयान इस पे सामने आया है? ऑब्वियसली महकमा हेल्थ के जितने भी हमारे ओहदेदारान हैं उनको भी सेटिस्फेक्शन अपनी जाहिर करनी चाहिए कि आया ये जो इकदाम उठाया जा रहा है वो इसके हक में है, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। कल को खुदा न खास्ता हालात ख़राब होते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, वो मेरिट पर काम करती हैं और उन्होंने मेरिट पर इतनी अच्छी तकरीरी कर ली अपनी बेटी की, तो मेरिट से वो काम करती, तो अभी ये उनका मेरिट नहीं है कि पब्लिक के बारे में सोचें। मेरिट से काम भी मेरिट करती से हैं वो काम कर रही और मेरिट से काम करने के बाद किसी को जवाब देने को भी तैयार नहीं होती। नहीं, वो कहती मैं जवाबदेह नहीं हूँ। अच्छा, इस पे नहीं, कौन वो जवाबदेह नहीं है। यहाँ तो मतलब आधे घर वाली भी 8 लाख पे मुलाजिम हो जाती है, वो एक अलग बात है, एक अलग कहानी है। जब ओपोजिशन में थे तो हम क्या कहते थे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की क्या बात करते थे, लेकिन अब आप एक नया शोबा बनाते हैं, उसमें एक नई हायरिंग करते हैं, फिर उसका नोटिफिकेशन जारी करते हैं और उसी दिन उसकी छुट्टी भी साथ उसको दे देते हैं। हाँ। ताकि वो जाए बाहर जाकर जो उसके काम है उसको निपटाए। इधर से भी तनख्वाह आपकी पक्की है, रेगुलर मुलाजिम करते हैं। आपको पता है आपके डॉक्टर्स जो हैं रेगुलर होने के लिए बेचारे कितने धक्के खाते हैं और अभी भी खा रहे हैं। ऐसे ही है। अब YDA से बात करके देख लें, किसी दिन बुलाएं YDA वालों और डॉक्टर यास्मीन राशिद ही इनको बड़ा सपोर्ट करती रही और आज उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। आज एग्रेशन है। अगर आप सवाल कर लें, अगर आप आईना दिखा दें तो फिर आपसे बुरा तो कोई है ही नहीं। मुझे बताएं, यास्मीन राशिद का अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे फ्लरिश होने दें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिसका अपना होएगा, अगर मैं लेट्स से VC गवर्नमेंट कॉलेज में नाम ले रहा हूँ GCU का, क्योंकि मैं वहाँ का स्टूडेंट भी हूँ और राविन भी हूँ, अगर उनको इजाज़त दे दी जाए कि वो अपनी यूनिवर्सिटी बनाए, मुझे बताएं वो GCU पे तवज्जो देंगे कि अपनी यूनिवर्सिटी? बिल्कुल सही कहा आपने, जिस पर ज़ाती उनका इंटरेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही तो यास्मीन राशिद प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उस माफिया का हिस्सा हैं। आमिर भाई, होता पता क्या है, ये हम रियलिटी डिस्कस कर रहे हैं, जो एक्चुअली हो रहा है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब इस तरह की चीज़ें डिस्कस करने से, एक इवेंट पे डॉक्टर साहिबा बड़े गुस्से से हम लोगों को देख रही थी, मैं जुहेब भट्ट और सीमल बैठे थे और बड़े गुस्से से वो मैं देख रही थी। ये एग्रेशन, गुस्सा कहीं पे हमारे पे ना निकल जाए। नहीं, वो गुस्सा करें, जरूर करें, उनको गुस्सा आना चाहिए। अगर उनके बारे में ये गलत बात है, अगर उनका हॉस्पिटल नहीं है तो मैं गलत हूँ ना, तो उनको मुझ पर गुस्सा आना चाहिए। लेकिन अगर उनका हॉस्पिटल है तो फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो हाल है और सब कुछ हो भी रहा है और फिर मेरिट की बात की जा रही है, ये सारी चीजें समझ से बाहर है। खैर, ये उनका मेरिट है, ये उनका मेरिट है, बिल्कुल सही आपने कहा, ये उनका मेरिट है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और खबर हमारे पास है जी, कब्जों में लाहौर सबसे आगे है। अच्छा, ये नाजायज क्यों लिखे आमिर भाई? कोई जायज कब्जा भी होता है? मुझे तो समझ नहीं आई है। कब्जा इटसेल्फ एक नेगेटिव चीज है ना, कब्जा कर लिया तो बस कर लिया, ये जायज ना जायज? अच्छा, ये सोच रहा था जब ये तुम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रही थी तो मैं इसी भी हंस रहा था कि नाजायज कब्जा तो नहीं होता। मैं अक्सर इस पे बड़ी कंफ्यूज होती हूँ, जायज तजावुजात, नाजायज तजावुजात, मतलब तजावुजात तो तजावुजात हैं
और इस पर चले गलतुल आम चीज़ें चल जाती हैं। और लाहौर जो है आजकल सर-ए-फ़हरिस्त है जी। लाहौर देखें, आलूदगी में सर-ए-फ़हरिस्त, कूड़े में सर-ए-फ़हरिस्त और उसके बाद कब्ज़ों में सर-ए-फ़हरिस्त। तो देखें लाहौर का ये तो आप एजाज़ है कि इस वक्त वो ना करें, मुझे सीरियसली अफसोस दर्जा अव्वल पर मौजूद है। अफसोस और होता है, सीरियसली। सारी नेगेटिविटी जो है वो शायद उसमें दर्जा अव्वल में है। काश कभी ये बागों का शहर होता था, बागों में नंबर 1 था, तलीमी दरसगाहों का शहर था, तलीम में बहुत आगे था, हिस्टोरिक प्लेसेस और जो हमारी सियाहती मकामात हैं उसमें सबसे आगे था। पूरे इंडो पाक का सबसे खूबसूरत बाग जिसको हम आज शालामार बाग कहते हैं, शालीमार बाग था, वो उसमें सर-ए-फ़हरिस्त था। अब ये गंदगी में, कूड़े में, कब्ज़ों में, आलूदगी में, तजावुज़ात में, ट्रैफिक में कोई मसला है ही नहीं ऐसा। और मैं ये भी समझता हूँ कि सियासत में भी ये जो है, चाहे वो अच्छी सियासत है, बुरी सियासत है, उसमें भी नंबर 1 है। लेकिन ये लाहौर के लिए कोई ऐसी मैं समझता हूँ अचंभे की बात नहीं है। इस शहर को, शहर बेमिसाल को उसी तरह से खूबसूरत होना चाहिए, इसकी खूबसूरती को अव्वल नंबर मिलना चाहिए। जिस तरह कभी ये बरसगीर पाको हिंद का अव्वल तरीन शहर था अपनी खूबसूरती के लिहाज से और अपनी माशरत और अपनी कल्चर के हिसाब से, इसको कल्चरली हब कहा जाता था। यहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडियोज़ थे, फिल्में बनती थी, ड्रामे बनते, सब आहिस्ता 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 इस शहर से रूट गया, दूर हो गया। ये हमारे हकाम बाला के लिए जो है लम्हा फिक्रिया है। आप यकीन माने कभी चोरी डकैती की वारदातें इस तरह से नहीं सुनी थी। लोग अपने घरों के अंदर महफूज नहीं हैं, बाहर निकल जाए महफूज नहीं हैं। आप दफ्तर आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपने घर जा, हमारे बहुत सारे कलीग ऐसे हैं दफ्तर आते हुए 7 वारदात हो गई। मतलब ये चीजें आपको परेशान कर देती हैं। वो हमारे एनएलई उनके खुले दरवाजे से घर से पंखा उठा के, मैं खबर देख रहा था, ऐसे ही दिलशाद बेग साहब की, घर से पंखा उठा के ले गए। कल सीसीपीओ ने सब्जादार में खुली कचहरी लगाई, सब्जादार में ही एक दुकान लूट ली गई। ये हालात हैं। तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि शहर किस कदर हमारा महफूज है। खैर आमिर भाई, मुझे ये बताइएगा, खबर में ये चीज़ खास तौर पे मेंशन की गई है, ज़िले इंतजामिया और कॉर्पोरेशन की कार्रवाइयाँ फोटोशूट तक महदूद हैं। ये कार्रवाइयाँ मैंने बहुत ही रेयर देखी हैं। जिस मुनासबत से यहाँ पर कब्जा माफिया का राज है, उस पर ये जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, 6 महीने बाद एक कार्रवाई, और उसके बड़े बड़े आपने तस्वीरें लगा दी, खबरें आपने मीडिया तक पहुँचा दी, उसके बाद कोई फॉलोअप ऑपरेशन नहीं है। माफिया हर जगह हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। खासतौर पे मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, कॉर्पोरेशन की यहाँ पर रोल देखूं तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है वो, असल में वो बेचारों के पास कानून भी कोई नहीं है। डरते हैं। अब हम तो कब्जा, खैर अब जिस कब्जों की बात हो रही है ना, वो खैर प्लॉट्स पर कब्जा है, कनाल्स और मरलेज और एकर्स, उन पर कब्जा है, वो सरकारी अराजी है। अच्छा, सरकारी अराजी पर कब्जा करना बहुत आसान है आमिर भाई। ये सरकारी अराजी ये भी है, क्रीम ब्लॉक की मार्केट है, उसकी पार्किंग की जो जगह है वो सरकारी है, वहाँ पे पार्किंग कंपनी काम करती है ना। वहाँ आज आप शाम में चले जाएं और वहाँ सारे लोग कब्जा करके, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई पेंट्स बेच रहा है, कोई दाल चावल बेच रहा है, कोई स्कंजबीन बेच रहा है, वहाँ पे सारा कब्जा है। पार्किंग के लिए दोबारा रोड पे गाड़ियां लगती हैं। आमिर भाई, उन लोगों से पूछ ले, वो कहते हैं हमसे पैसे वसूल किए जाते हैं। कौन पैसे वसूल करता है? आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ। ये जो आपने बात की थी ना, माफिया, कभी आटा माफिया, कभी चीनी, ये जब ऑपोजिशन में थी ये हुकूमत तो कहती थी हुकूमत माफिया है, हुकूमत माफिया। अब हुकूमत में आई है तो ये कह रही है कि जनाब ऑपोजिशन माफिया है, और फिर वो कहती है अवाम माफिया है। ऑपोजिशन का तो भूत हुकूमत के सर से उतर नहीं रहा। ये किसी भी हुकूमत से नहीं उतरता ऑपोजिशन, क्योंकि ऑपोजिशन होती है वो आपको, आपकी हर बात को अपोज करती है, तो इसलिए उससे उसका उतरना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी की कराई भी ऑपोजिशन के सालों पे डाल दें। आप ऑपोजिशन की लीगल जगह को भी कब्जा करार देके गिरा दें, और जो आपके लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उनको आप हाथ भी ना लगाएं, उनसे आप कुछ वापस भी ना लें, जगह वागजार भी ना कराएं। ये चंद दुकानें गिराना और उस पर फोटोशूट, आपने सही कहा। मुझे सिर्फ ये बता दें, सरकार की जमीन पर कब्जा हो जाना, सरकार इतनी बेबस है कि इस चीज पे कोई एक्शन नहीं ले सकती है? माफिया फिर सरकार से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि सरकार आराम से बैठी है, जमीनों पर कब्जा हो गया है, और आप कह रहे हैं कि जी ये माफिया ने किया। अगर माफिया ही की हुकूमत हो तो फिर ये मुस्कुराते हुए अगर नहीं, अगर माफिया की हुकूमत हो तो सही कह रहे हैं आप। अगर चीनी माफिया की हुकूमत हो, अगर आटा माफिया की हुकूमत हो, पेट्रोल माफिया की हुकूमत हो, महंगाई माफिया की, फिर वजीर आजम साहब ने कहा था बिल जला दें, फिर आप इस्तीफे दे दें, फिर आप ये कर दें, वो कर दें,
फिर वो करना चाहिए। अगर माफिया की फिर अवाम बाहर नहीं आ रही, फिर अवाम गलत है मेरे ख्याल से आमिर भाई। नहीं, अवाम क्यों बाहर आएगी? अवाम को तो आपने अब अवाम उस रैट रेस में डाल दिया कि बेचारे आटे के पीछे भागते हैं तो घी महंगा हो जाता है, घी के पीछे भागते हैं तो चीनी महंगी हो जाती है, चीनी के पीछे भागते हैं तो गैस महंगी कर दी जाती है, वो गैस की तरफ आते हैं अपना बिल देने के लिए तो बिजली महंगी कर दी जाती है। आप अंदाज़ा करें कि पिछले 3 माह में जितनी महंगाई हुई पूरे 30 साल में उसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती है। मैंने शहजाद अब्दाली साहब से कहा था कि इस पर एक बहुत ज़बरदस्त पैकेज बनाएं। इन 3 माह में आप महंगाई का रेशो निकाल के देख लें, उसकी एग्जाम्पल पिछले 30 साल क्या 60 साल में भी नहीं मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल आप सही कह जितनी रहे हैं। महंगाई इस 3 माह में हुई। और महंगाई माफिया सर चढ़ के बोला, उस पर मुताज ये कि आप खुद यूटिलिटी स्टोर्स पर इस पर हुकूमती वज़रा का सिर्फ ये बयान आ जाना कि महंगाई है, इसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखें मौशी इशारे कहाँ जा रहे हैं, तो आम आदमी को ये चीज़ें समझ नहीं आती। आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, आप तो सहाफ़ी हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप क्यों इस चीज़ को डिनाई करते हैं? क्योंकि मुझे समझ नहीं आती है। मेरे ड्राइवर ने कहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मैंने कहा क्यों? कहता है हाई साहब क्यों 277 रुपये किलो मिला है। अब आप बताएं, जिसको 165 रुपये किलो मिलता था उसको 277 मिले तो वो तनख्वाह में इजाफे की बात ना करे बिल्कुल तो क्या करे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने सरकारी मुलाजमीन को जो लॉलीपॉप दिया वो भी आपने जुज वक्ती दिया, उनको कुल वक्ती नहीं दिया। महंगाई आप रोज के रोज बढ़ा रहे हैं, सही कह रहे हैं। और उनको आप कुछ वक्त के लिए आप उनको कह रहे हैं कि अबूरी जो है वो रिलीफ देने के लिए उनको अबूरी इजाफा किया गया जिसको वापस भी ले लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। महंगाई इसका पहला टारगेट होना चाहिए था, लेकिन उसका टारगेट कौन है? उसका टारगेट है शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल, मरियम, वो इस चक्कर में है। लेकिन मैं आपकी इस बात से भी एग्री करूंगी, ऑपोजिशन का भी टारगेट फिर अवाम नहीं है। ऑपोजिशन भी अपने अपने मुफादात लेकर आगे चल रही है। आयशा मुझे ब्रेक का कह रही है, इससे पहले कि अब मुझे ज्यादा जोर से आवाज आए और मुझे डांट पड़ जाए, ब्रेक ले ही लेते हैं। आमिर भाई ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो हमने बात करनी है खूबसूरत शहर की जिसकी सफाई की मिसालें देते थे। आमिर भाई ने जिक्र भी कर दिया, हर तरफ कूड़े के अंबार हैं। तो हम लोग ये चीज़ें जब डिस्कस करते हैं तो शहर में ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियसली हमारे रिपोर्टर्स तो सबूत के साथ जगह दिखा के बताते हैं कि क्या हालात हैं, लेकिन मैंने खुद जहाँ जहाँ से गुजरा मैंने खुद विजिट किया और मैंने कहा कि ये पॉइंट मैं डिस्कस भी ज़रूर करूँगी अपने शो में कि ये जगह हैं जहाँ पर किस कदर खूबसूरती होती थी और अब वहाँ पर क्या हालात है। ब्रेक के बाद आते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात करने वाले हैं शहर में सफाई सूरत हाल की। बहुत ज़्यादा शोर मचा कि शहर में कूड़े के ढेर हैं, जिस पर हमने देखा कि बारहा हमारी आवाज़ उठाने के बाद जगहों की पॉइंट्स की, आमिर भाई आप भी एग्री करेंगे कि पूरा दिन सब रिपोर्टर्स अपने सारे काम छोड़कर ज़रूरी हमने ये समझा कि हमने अपने शहर को साफ रखना है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। जगह जगह हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे और उन जगहों को हाईलाइट किया और फिर LWMC ने शुक्रिया भी अदा किया था। चले इतना तो कह दें, काम टाइम पे नहीं किया, शुक्रिया अदा कर दिया था कि आपने हमें पॉइंट्स बता दिए, लेकिन उसके बाद वही चीज़ें रिपीट होना शुरू हो गई हैं। ये क्या जब तक जगाया ना जाए याद नहीं आएगा? इसमें जो आपने सफाई वाली बात की ना, जिसमें LWMC ने आपका शुक्रिया अदा किया, उसमें हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए मियां असलम इकबाल का। सच्ची बात है, वो उनको लगाया गया और उसके बाद उनकी फुर्तियां देखने वाली थी। अच्छा, मैं नहीं आपकी इस बात से नहीं, असलम मियां असलम अगर उन्होंने काम किया था तो मौक़िफ़ क्यों नहीं देते आमिर भाई? आप देखें, कल उन्होंने लिख दिया ना खत, वो शुरू में आए, उन्होंने समझा कि शायद वो कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे पाएंगे और ये इस माफिया को, जिसको हम कूड़ा माफिया कहते हैं, इसको काबू कर लेंगे। आखिरकार थक हार कर उन्होंने कहा इसको नैब में भेज दिया जाए इस केस को। ये LWMC में 5000 लोग घोस्ट मुलाजमीन हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो तनख्वाहें ले रहे हैं, काम नहीं करते हैं। ये तो मेरिट के राग अलाप रहे थे, इतनी देर से क्या कर रहे हैं? निशानदेही करें उनकी, बाहर निकाल दिया ना, निशानदेही कर दी मियां असलम इकबाल। मैं मियां असलम इकबाल को इस बात का क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट होगा कुछ नहीं आमिर भाई, इस पे देख लीजिएगा। फिर माफिया स्ट्रांग आ गया, फिर स्ट्रांग माफिया आ गया। आपकी मायूसियां जो है ना, वो मैं समझता हूं कि इस तरह से आपने उम्मीदें ज्यादा लगा ली आमिर भाई। नहीं, ये माशरा इस तरह से तब्दील नहीं होगा। मियां असलम इकबाल जैसे बंदों से होगा जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा 5000 घोस्ट यहाँ पे आमिर भाई, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि LWMC में जो इनसे पहले लोग थे उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी थी इस सारे मामले के ऊपर। बिल्कुल। आपके अंदर LWMC के अंदर ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट सोसाइटीज का कूड़ा उठवाने के पैसे लेते हैं। बिल्कुल ऐसे है, ये आपके शायद इल्म में ना होगा, लेकिन आमिर भाई इंकशाफात तो पहले भी बहुत होते रहे हैं। जो कि कूड़ा प्राइवेट सोसाइटीज ने खुद उठवाना है
वो LWMC के खर्चे पर उनके डीजल, उनके पेट्रोल, उनके मोबाइल, उनके ट्रक्स, उनके पहिए उनके कारकुनों से उठवाते हैं और प्राइवेटली उनको पैसे देते हैं। सही। ये एक पूरा माफिया है जो इस तरह से काम करता है। सही। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मियां असलम इकबाल का जो लेटर है वो पढ़ने वाला है। मैंने कल पढ़ा था। नहीं, मुझे सिर्फ बता दें, सिर्फ लेटर से आगे अगर काम जाएगा, मियां साहब इस पे फॉलो अप लेंगे और वाकई वहां तक पहुंचेंगे, फिर मैंने बहुत सारे आमिर भाई इस तरह के इंकशाफ आदमी सुने। मियां इकबाल को मैं जानता हूँ ना, वो एक्शन लेता है, काम भी करता है। अब आप देखें, वो गो के पॉलिटिकली उनका और मेरा इख्तलाफ हो सकता है, मैं किसी दूसरे को वोट कर सकता हूँ, मियां असलम इकबाल को शायद ना करूँ, बट काम के मामले में वो बंदा इस मामले में ज़रा तेज़ है, उसमें इतनी एनर्जी है, इसलिए तो उनका नाम वज़ीर आला के लिए भी आया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि सामने एक ऐसी दीवार है माफिया की। मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि जितने लीडरान हैं इनको फिर अवामी मसाइल की तरफ भी आना चाहिए, अवाम से इंटरेक्शन भी करना चाहिए। फिर इस चीज़ में जितने भी नून लीगी रहनुमा थे ना, यकीन माने जब कभी भी हुकूमत, जब उनकी हुकूमत थी तब भी, जब कभी भी हमने उनको शो में बुलाया, मदऊ करना चाहा, उनका मौक़िफ़ सब लोग आते थे। यहाँ तो कोई तैयार ही नहीं होता। अब इसकी वजह आप क्या समझते हैं? अच्छा, ये जो अवामी लीडर है, ये बिल्कुल करना चाहिए था। जो हमारी नून लीग की या पीपल्स पार्टी की या जमात इस्लामी की जो लोकल बॉडीज हैं, उनको खुद से, वो जो आप मंगवा रही है ना लोगों से कि जी आप अपना भेजे पैगाम कहाँ पे है, ये असल में सियासी लोगों का काम है। बिल्कुल। तो खड़े हो जाएं, बताएं यार ये कूड़ा पड़ा है, ये देखें, ये गटर का ढक्कन नहीं है जिसमें बच्चा मर गया। चले, क्या आपने खूब याद कराया, हम वो वीडियो दिखाते हैं, फिर शहर में कूड़े के ढेर पे भी हम बात करते हैं और फिर देखते हैं कि अब इस पर कौन नोटिस लेता है, कौन काम करता है। आयशा, हालात दिखाइएगा। ये बाजवा चौक है जहां पर हम रोजाना आपको कहते हैं कि आप अपनी वीडियो भेजें, व्हाट्सएप हमें करें, और ये एक शहरी जो कि बाजवा चौक के ही रिहायशी आमिर भाई, उन्होंने हमें वीडियो भेजी है। अब खवातीन देखें यहाँ से किस तरह से गुजर के जा रही हैं, बच्चों को वो किस तरह से पकड़ रही हैं, और यहाँ पर खुदा ना खास्ता गटर खुला है, कोई गिर जाए, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये हालात हैं। नमाजी यहाँ से गुजरे, बच्ची बैग कितना हैवी पकड़ के जा रही है। इसमें मस्जिद नजर आई है मुझे, वो जो खतून जा रही है उसके पीछे मस्जिद थी। नमाजी कैसे जाते होंगे और कपड़े कैसे पाक रहते होंगे, उसका गुनाह किसके सर पे जा रहा होगा? उसका गुनाह इस इलाके के जो मैं समझता हूँ कि लोकल पॉलिटिशियन्स हैं जिन्होंने ना अपने एमपी को कौन सुनते हैं आमिर भाई उनकी लोकल पॉलिटिशियंस? नहीं, अपने एमपी को पकड़े ना, क्या हो गया इसमें? अगर वो उनका एमपीए है तो उसको जाकर पकड़े, भाई इस भी आवाज उठाओ, कुछ कर नहीं सकते। अगर ओपोजिशन में भी हो चले तो आप आवाज से उठाएं ना, आवाज से उठाएं। आप असेंबली में इस मसले को लेकर तो जाएं, आप इस पर मीडिया कॉन्फ्रेंसेस करें, आप लोगों को बुलाएं, बताएं, दिखाएं। ये लोग बेचारे बना के भेज रहे हैं आप। बिल्कुल। तो हमारे जो नुमाइंदे हैं वो कहाँ सोए पड़े हैं? ये मकसद लोगों की इंटरेक्शन का, ये सेगमेंट ऐड करने का, जिसका नाम हमने ये रखा है कि आप क्या कहते हैं, यही है कि हम पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम ढूंढ के ऐसी जगहों पर जाते हैं, अच्छी चीजें तो हम दिखाते ही नहीं है। तो फिर ये लोगों के मसाइल है ना, खुद लोग बयान कर रहे हैं। आप कोई नहीं ढूंढते, आप निकले रोड भी आपको नजर आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ढूंढने की जरूरत ही नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमें ये कहा जाता है, फिलहाल ये वो जगह थी जिस पर शहरी ने हमें स्पेशली वीडियो बनाई, रिक्वेस्ट की है कि हमारे इलाके का मसला हल कराएं, क्योंकि यहाँ से छोटे बच्चे भी आपने देखा कि बैग पकड़ के गुजर रहे हैं, उनको भी परेशानी है, खवातीन गुजर रही हैं, नमाजी गुजर रहे हैं। आई होप कि इस इलाके का मसला जो है वो हल हो जाएगा, उम्मीद ही कर सकते हैं। आमिर भाई ने कहा है ना उम्मीदी। हाँ जी, मैं तो कहता हूँ, मैं तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होने वाला बंदा ही नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह की रहमत से तो कोई भी ना उम्मीद नहीं हो सकता। जिन लोगों के ऊपर डाल दिया गया आमिर भाई, उनका क्या करें? इन्हीं में से रास्ता निकलेगा। चले जी, दुआ गो हैं कि ऐसा ही हो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और कुछ बात कर लेते हैं सियासी हलचल की। सियासी मंजरनामे पर नजर डालें तो इस वक्त शहर लाहौर का जो सियासी पारा है वो हमें हाई होता दिखाई दे रहा है। मौसम भी तब्दील हो गया आमिर भाई, अच्छा खासा। अच्छा, बाहर का मौसम आ गया और अच्छा खिलखिलाता मौसम है। और आज मैं जब घर से निकला तो घर के बाहर जो गुलाब लगा है उसमें पहला फूल लगा हुआ, तो बेगम को बुला के दिखाया, मैं कहीं गुलाब, मूड खुशगवार हो जाता ना, है ना, मूड ये बड़ी एक्साइटमेंट होती है आपकी। तो मेरी शहरियों से भी है कि चले पीएचए तो अपना काम नहीं कर रही उस तरीके से जिस तरीके से उसको करना चाहिए, लेकिन शहरियों का भी कुछ राइट है। अगर आपके पास गमला रखने की जगह है तो गमला जरूर लाएं। आपको देखेंगे जब फूल खिलेगा तो आपको जिंदगी का, आपको खुशगवारियत का वो एहसास होगा, बिल्कुल, और आपके घर में बाहर आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप गमला खरीद के भी रखें, और मैंने प्लान भी किया, मैं इस इतवार को
नर्सरी जाऊंगा और बहुत सारे पौधे लेके आऊंगा। आमिर भाई की बात ये है कि अच्छी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। मैंने कहा मौसम की बात की थी, आपने कहाँ पे गमले लगाने की बात देखें, कर बहार है, बहार है। और मैंने आपको बताया मैं घर से बाहर निकला तो पहला गुलाब खिला। अभी गुलाब और खिलेंगे उस पे पौधे के ऊपर, लेकिन मुझे जैसे खुशगवार है साथ, जैसे मैं खुद को कोई ऐसा बांका लड़का समझ रहा था इस उम्र में भी कि जिसको किसी के देखने पे जिसके चेहरे पे बहार आ जाती है, तो मुझे वो फूल देख के मैंने फ़ौरन बेगम को बुलाया, मैं क्या आज पहला गुलाब खिला है। ये चीज़ें वाकई आपके लिए बड़ी एक्साइटमेंट की बाइस बनती है। खैर, आ जाते हैं मौसम का। मैंने जिक्र इसलिए किया था कि शहर लाहौर का मौसम जो है वो वैसे तो बाहर का मौसम है, खुशगवार मौसम है, लेकिन सियासी मौसम हमें जो है वो गर्मा गर्मी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो शहर लाहौर में है, उनकी मसरूफियात पे भी हम बात करेंगे। और फिर अभी कज़ाफ़ी भट्ट साहब ने खबर ये शेयर कर दिया हमारे साथ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का भी दौरा लाहौर, तो यानी मरियम साहिबा ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तो लाहौर इस वक्त सियासी गहमा गहमी का मरकज़ है। लाहौर हमेशा सियासत का हब रहा है। ये जब से हम होश संभाला है, मैंने नहीं देखा कि लाहौर से चलने वाली तहरीक जो है वो कोई मामूली तहरीक हो और वो नाकाम हुई हो। यहाँ से लोगों ने, आपका इशारा पीडीएम की तरफ तो नहीं है सर? हर तरफ है मेरा इशारा। देखें, वो चाहे पीपल्स पार्टी की तहरीक तो लाहौर से शुरू हुई थी, बिल्कुल। उसके बाद जो MRD की तहरीक थी उनके खिलाफ, वो भी लाहौर से शुरू हुई। बेनज़ीर ने अपने सियासी सफ़र का 88 में आगाज़ किया, लाहौर से किया। अगर जजेस बहाली की तहरीक थी तो नवाज शरीफ ने आगाज़ कहाँ से किया था? लाहौर से किया था। इमरान खान और ताहिल कादरी कहाँ से निकले थे गवर्नमेंट के खिलाफ? लाहौर से निकले थे। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल, मरियम, हमजा शहबाज का रहा होना, इमरान खान साहब का नाम, मुझे बताएं लाहौर कब सियासत का हब? इमरान खान साहब वाला तो कोई भूल ही नहीं सकता, क्योंकि अब भी लोग भुगत रहे हैं ना, ये तो जख्म अभी ताज़ा है। मुझे अभी याद है लेकिन जख्म ताज़ा भी है, लेकिन ये आप देखें कि लाहौर का सियासी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो गर्मजोशी है वो बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब जब आएंगे तो लाजमी बात है कि पंजाब असम्बली के अरकान से मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा अगर ये जो सेनेट के लिए जोड़ तोड़ है इस पे भी ज़रा रोशनी डालिए। नहीं, इसमें जो मुश्किल में है इस वक्त वो इमरान खान साहब है, और सबसे कंफर्ट जोन में जो है वो बिलावल जरदारी, जिसको हम तवक्को नहीं कर रहे थे। बिलावल साहब ने अपने पत्ते ऐसे खेले हैं कि कुछ ना होते हुए भी मरकज में जो सीट है वो गिलानी साहब के पास है। आज वो एक और सेनेट की सीट ले सकते हैं मरियम से। पीपल्स पार्टी गो पंजाब असम्बली में उस तरह की नहीं कि वो आज की मुलाकात हलचल मचा सकती है। मरियम साहिबा से मुलाकात के लिए जा रहे हैं जाते उम्रा। हुकूमती हलकों में हलचल है, और हुकूमती जो तर्जमान एक के बाद एक 4-5 इकट्ठे भी आ जाते हैं कभी कभी। उनके बस की बात नहीं है, तो खान साहब ने कहा कि लाहौर में चाहता हूँ। तो इस वक्त जो मुश्किल में है वो PTI है, चाहे वो सिंध है। सिंध में भी अगर मसला है तो वो खान साहब की पार्टी में है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर मसला नौशहरा मुस्लिम लीग नून जीत गई, वो मसला भी PTI के अंदर का मसला है। वहाँ सेनेट का भी अंदर का मसला है। वो नोट लेने और देने के जो वाकयात पेश आए वो भी PTI के अंदर है। अभी भी 35 करोड़ का जो चार्ज लगा PTI के अंदर से लगा, वो भी PTI में है, ना नून लीग में है, ना पीपल्स पार्टी में है, ना मौलाना फजलुर रहमान की जमात में। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इस वक्त इसी कन्फ्यूजन की वजह से तो ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल ने जिस तरह से इस सियासत में अपना रोल प्ले किया, और आज वो जो अगर एक सीट और लेने में कामयाब हो गए तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मरकज में तो ले गए। फिलहाल तो ये जो मुलाकात होने जा रही है मुझे लगता है ये हलचल मचाएगी, और फिर हम बयानात हुकूमत की तरफ से भी सुनेंगे और देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली मीडिया टॉक भी करेंगे इस मुलाकात के बाद, तो फिर देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। लेकिन आमिर भाई, हम ये जो सेनेट का जोड़ तोड़ है, सियासी गर्मा गर्मी की बात कर रहे हैं, इस पे अफसोस सिर्फ मुझे इस बात का होता है आम आदमी कहीं नहीं है, आम आदमी के मसाइल कहीं नहीं हैं, और हम खुद कभी ना कभी जो है ना इन चीज़ों को जब डिस्कस करने लगते हैं मुझे लगता है कि हम चीज़ों को पीछे करना शुरू कर देते हैं। एक कमेंट चाहिए, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाने। आम आदमी के मसाइल उस वक्त हल होंगे जब आम आदमी को लाया जाएगा, और वो बल्दियाती इलेक्शन में होगा जिस पर गवर्नमेंट टाल मटोल कर रही है। पता नहीं वो वक्त कब आएगा, 100 बहाने उसके लिए ढूंढे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच आमिर भाई, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद हम शो में दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इंतहाई अहम मामले पर बात करने वाले हैं, जिस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन ऐसा इतनी नहीं होती है। आप मुतासिरीन में ज़रूर शामिल हो जाते हैं, और फिर समटाइम आप
इधर उधर इंसाफ के लिए भागते भी हैं, समटाइम आप चुप करके बैठ जाते हैं कि यार मुआशरे में हमारी बदनामी ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, उसका नुकसान आपको डबल भुगतना पड़ता है। ऑनलाइन हरासमेंट पे हम बात करने वाले हैं। अब इसकी डिफरेंट शक्लें हमारे सामने आती हैं। इसको अगर हम सिर्फ एक ही सेंस में लेके जाएं, जब भी कभी ऑनलाइन हरासमेंट की बात की जाती है तो आपके जहन में एक ही चीज आती है, आपका पर्सनल डेटा लीक हो जाना, फिर उस पर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपको बार बार ये कह रहा है कि जी आपकी चीजें लीक आउट कर दी जाएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बिजनेस की चीजें जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो बिजनेस रिलेटेड होती है और बहुत ज्यादा अहम होती है, उसका लीक आउट हो जाना बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बन सकता है। फिर आपकी पर्सनल तस्वीर हो सकती हैं, आपका पर्सनल डेटा हो सकता है। ये सब चीजें आती हैं ऑनलाइन हरासमेंट के जुमरे में। अब इस पे कहीं ना कहीं सबसे अहम चीज क्या है कि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। माशाल्लाह अगर आप सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू पता होने चाहिए। आपने अपने आप को किस तरह से सिक्योर रखना है आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन जहां कहीं पे ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपसे खुद से कोताही हो जाती है, उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ जाता है। अब जरूरी ये चीज है कि कानून किस तरह से सपोर्ट करता है, आपको किन किन मराहिल पर एहतियात करनी है, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो कैसे आम शहरी की दादरसी हो सकती है। आज के शो में हम बात करने वाले हैं, कुछ हमारे पास वीडियोस भी आई हैं जो मुतासिरीन हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से बैंक अकाउंट के जरिए फ्रॉड किया जा रहा है, किस तरह से टेलीफोन आते हैं, किस तरह से मैसेजेस व्हाट्सएप पे आते हैं कि आपका इतने रुपए का इनाम निकला है, आप अपने पैसे भी खो बैठते हैं, आप अपनी कीमती अशिया से भी हाथ धो बैठते हैं, आपका डाटा भी लीक हो जाता है, फिर आपको लिंक्स ऐसे आना शुरू हो जाते हैं कि आपका पर्सनल डाटा जो है वो महफूज नहीं रहता। तो ये वो सारे मसाइल हैं जो कि सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से साथ साथ जन्म लेते जा रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हमने इसका इम्पैक्ट देखा है। दुनिया आगे बढ़ी है, जिद्दत आई है, लोग घर बैठे बहुत सारे काम करने लग गए हैं, इसका नुकसान बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। तो आप सेफली एक ट्रैक पर कैसे चल सकते हैं, अपनी डाटा को किस तरह से आप महफूज रख सकते हैं और खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत हो जाता है तो फिर उसका रास्ता क्या है, आप किस तरह से इंसाफ हासिल कर सकते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो इससे कबल कि हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, मैं अपने मेहमान का तारुफ करवाऊं। एक वीडियो हमारे पास है, वो भी आपको दिखाते हैं, तो फिर इस पे आगे बात करते हैं। जी दिखाइएगा। बात करेंगे साइबर हरासमेंट पे। ये बहुत ही आजकल ट्रेंडी चल रहा है पाकिस्तान में, और ये इतना ट्रेंडी है कि हर बंदे के साथ ये मिसहैप हो रहा है पाकिस्तान में। मेरे साथ खुद भी एक पर्सनली ये हो चुका है। मुझे कॉल आई, कहते हैं आपको 11 प्रो मैक्स आईफोन 11 प्रो मैक्स देंगे हम, उसकी लो इंस्टॉलमेंट है और लो एडवांस है, तो आप ये अवेल कर लें, ये मतलब इस तरह। और मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि आप कहाँ पे हैं। उन्होंने मुझे सब गलत एड्रेस दिया, मतलब ये मुझे बाद में पता लगा, पहले तो मतलब मैं उनके झांसे में आ गया। और मुझे उन्होंने कहा कि आप की जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू है, और बैंक के थ्रू हर चीज़ प्रॉपर होती है, नो फेक, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। तो मैंने उन्हें बैंक अकाउंट नंबर लिया, और बैंक अकाउंट नंबर लेके मैंने उनको एडवांस में 40,000 रुपीज़ सेंड कर दिए। और जब मैंने उन्हें 40,000 सेंड किए, उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। मैंने बहुत करने की कोशिश की, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, जहाँ पे भी हो सकता था, मतलब पॉसिबल था, मैंने किया, लेकिन वो उन्होंने ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड नहीं किया। और मेरे पास उनका आईडी कार्ड, मेरे पास बैंक नंबर, अकाउंट नंबर और हर किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो मौजूद भी है। तो अब चलें, मैंने बहुत ही कोशिश की है, लेकिन मतलब मैं उन तक नहीं पहुंच सका। तो मैं ठीक है जी, ये मुतासिरा शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी, तो यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशन जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम हम लोग भी यूज़ करते हैं, तो इस पर आपको मैसेजेस ऐसे मौसूल होते हैं कि समटाइम आपको कहा जाता है कि जी ये फ़लान लिंक है, आप खोलेंगे तो आपके लिए ये इनाम होगा, ये इनाम होगा। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी इस तरह के भी मैसेजेस आते हैं, हमने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करें। तो लोग इससे मुतासर होते चले जाते हैं। जिन लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप लिंक को क्लिक करें, आपका सारा का सारा डाटा हैक हो जाता है। तो फिर इस पर आपको क्या करना है, अपने डाटा को किस तरह से महफूज रखना है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की हिफाजत आपने किस तरह से करनी है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ भी कराना चाहूंगी। और आज की इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपने किस तरह से मोहतात रहना है, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत होता है तो फिर उसको आप ठीक किस तरह से कर सकते हैं। हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं हिना हफीजुल्लाह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
सबसे पहले तो ये आप कह रहे थे ना, जस्ट अ लिटिल करेक्शन कि ऑनलाइन हरासमेंट की मुख्तलिफ किस्में, ये साइबर क्राइम्स की मुख्तलिफ किस्में जिसमें हरासमेंट एक किस्म है, ठीक है, तो ये आई वांट टू करेक्ट दैट। अच्छा, अब जो साइबर क्राइम्स हैं हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, जिस तरह अभी मैं आपसे कह रही थी कि जहाँ हम कहते हैं कि हाँ जी किधर जाएं क्या करें, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक एलिमेंट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, उस पर भी हमें बात करनी है कि अगर आप, और मेरे ख्याल से यही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप को खुद से महफूज नहीं करोगे तो जितने मर्जी आप कानून बना लो, ठीक है दाद रसी तो हो जाएगी शायद इवेंचुअली, लेकिन पहले तो आपने अपने कॉन्डक्ट को भी देखना है ना। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जिस तरह पहले होता था जब ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, सोशल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले औरतें कपड़े बेचते फिरती थी, उसमें बहुत से डकैत गैंग भी होते थे जो गेट खटकाते थे, औरतें अंदर लालच के मारे कर देती थी, वो कहती थी हम तुम्हारा माल डबल कर देंगे और घर लूट के फरार हो जाती थी। सो बेसिकली इट्स द सेम थिंग, यही चीज है। अब जरा आप जदीद दौर हुआ है तो उसकी उसके हिसाब से एक शक्ल डिफरेंट होगी कि एक आप यही समझो ना कि एक दुनिया है जो वर्चुअल दुनिया है, उधर लोग आपके दरवाजे खटका रहे हैं, ये आप पे मुनस्सर है कि आप उनको अंदर आने देते हैं या नहीं आने देते। जब गली मोहल्ले में कोई खटकाता है मैं तो नहीं आने देती, मैं तो गेट के ऊपर से बात करती हूँ आज भी, ठीक है, उस पे लोगों को इतराज होता है, होता रहे। इसी तरह जब आप ऑनलाइन जाते लोग बड़े मासूम है भी, और कुछ हमारे अंदर मिलनसारी वाला एक एलिमेंट है ना कि सम टाइम लोग बुरा मना जाते हैं कि अच्छा बाहर से किसी को ये कह देना, जब तक जाके बातचीत ना करें। लेकिन दुनिया बदल गई है, दुनिया तो बड़े अरसे की बदली हुई है, अब तो खैर सोशल मीडिया वगैरह ये सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। उसके अलावा एक हमारे अंदर का, हर केस में नहीं मैं कह रही, फितरी लालच भी होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, ठीक है। जब मुझे बेशुमार, अभी मैंने सेव किए हुए हैं सारे SMS आते हैं कि जी आपका इनाम निकला है, आपने फलानी जगह ये किया था, आपका इनाम निकला है, आप इस नंबर पे रब्ता करें, आप अपना डेटा दे दें। अच्छा, आप क्यों दे दें? अभी मुझे पिछले दिनों एक आया कि आपने फलानी जगह ये किया था तो आपका इनाम निकला है, आप कर दें। तो मैंने सोचा मैंने तो कहीं भी इस डायरेक्ट कॉल्स आती हैं, बिल्कुल आती हैं कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें। ये आइडेंटिटी थेफ्ट्स होते हैं, जिससे वो आपकी आइडेंटिटी चुरा लेते हैं या आपका डेटा कोई और चुरा लेते हैं, आपके पासवर्ड्स निकल आते हैं और वो फिर आपकी जो भी चीज़ें वो लूटी जाती हैं, चाहे वो वर्चुअली दुनिया में हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो अभी वीडियो थी ये बैंक का, बात वही है ना, आप क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे? अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैंने राब्ता किया। अच्छा, आप शहरी क्या कहते हैं कि जी आपके पास अकाउंट नंबर आ गया, आपके पास ID कार्ड आ गया, इससे आगे क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। यू डोंट नो द पर्सन, आप उस बंदे को नहीं जानते, आप क्यों किसी को कर रहे हैं? ID कार्ड इज द थिंग कि आपको कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हो जाती है कि आप इस बंदे तक पहुंच भी सकते हैं। लेकिन वो किस तरह आपको पता है कि सही है या गलत है? जाली नहीं है, लोगों किसी और का नहीं चुराया हुआ। अगर मैं चोर हूँ या मैं डकैत हूँ, मैं किसी और की आइडेंटिटी अस्यूम करके आपको क्यों नहीं लूट सकती? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब वर्चुअल है ना, आप कौन सा मिले हुए हैं? अपने सगे भाई को तो लोग पैसे नहीं देते, तो वैसे आप तीसरे बंदे को किस तरह दे सकते हैं, अनजान बंदे को? तो आपने अपनी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है। और जहाँ तक इनका ताल्लुक है, इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आप प्रॉपर जगह पे दरखास्त दें, प्रॉपर जगह FIA, साइबर लॉज हैं हमारे। अच्छा, अब FIA का तो आपने जिक्र कर दिया, वहां पर बर्डन इस कदर ज्यादा है कि एक लंबी कतार में आपको इंतजार करना पड़ता है और फिर आप मायूस हो। मसला अब ये वही है जो थाने में हाल है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैन पावर हमारे पास उतनी है नहीं, फ्रिवलेस दरखास्तें बहुत हैं, खामखाई की भी है ना। बिल्कुल तो आपने सही कहा। अब उसको FIA का मेथड ये है कि पहले वो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बिल्कुल। तो वो जो जब तक आप छांटी करते हैं तो टाइम तो लग जाता है, लेकिन बहरहाल फोरम मौजूद है। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे, ब्लैकमेल का जिक्र था। अच्छा, आप जाते हो फेसबुक पे, आप सेटिंग्स एक चीज होती है ना हर ऐप में, बिल्कुल, आप क्यों पब्लिक पे करते हो? आप क्यों पर्सनल चीजें नहीं करते? कोई आपको मैसेज नहीं भेज सकता, रिक्वेस्ट आ सकती है मैसेंजर पे कि जी वो मैसेज करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उसको खोलें या ना खोलें, करें या ना करें। ठीक है, वो आप उसको जरूरी नहीं आप हर गहरे का मैसेज खोलते फिरें। इसी तरह अगर, अच्छा यहाँ ये भी अब बन गया, मैं देखती हूँ वेरियस ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, तो ख़वातीन भी और मर्द भी चीख रहे होते हैं कि जी उसने हमें हरास किया। अच्छा, हरास क्या किया? फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दी। भाई रियलाइज कि यू आर ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म, आप उस प्लेटफॉर्म पे गए हैं,
उसकी नौयत ही है कि लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। ऐसे ही है। ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। वो एक बंदा आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, इग्नोर करो उसको, डिलीट कर दो, उसमें वो ऑप्शन भी है। हाँ, अगर आपको रिपीटेडली कोई तंग करता है, आपको किसी और जराए से, वो हरासमेंट होती है। ये हरासमेंट नहीं होती कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। सो हरासमेंट वो होती है कि एक रिपीटेड कॉन्डक्ट। और ये चीज डिस्कस करने का मकसद क्या है कि अगर आप इस तरह की एप्लीकेशंस लेके जाएंगे तो आप वो लोग जो कि राइट पे हैं, जिनका मसला हल तलब है, आप उनका काम भी डिस्टर्ब करेंगे। ये क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं, ये तो आप खुद कर सकते हो। मैसेजेस कर आप ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दें, आपके ठीक है। पीटीए के पास मैं देख रही थी उनकी वेबसाइट पे उन्होंने दिया हुआ। अच्छा, 2 जगह हैं जिनकी वेबसाइट पे आप लोग जाके देख सकते हो। एक FI है, उनका पूरा साइबर क्राइम का यूनिट है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लो, उधर सारा तरीका दिया हुआ है। दूसरा PTA, आप PTA कंप्लेंट गूगल करो और उसमें सारे तरीके निकल आते हैं। ये जो 420 वाले काम है, ये बाकायदा 420 के कोड से उन्होंने रखा हुआ है कि आप इस पे शिकायत कर दें। फिर ये जो अनसोलिसिटेड ये मार्केटिंग के और ये जो स्पैम आता है आपको, कभी पानी की टैंकी कोई साफ करा रहा होता है, कभी ऐसे ही है ना, कोई प्लॉट बेच रहा था, AC बेच रहा था, एकेडमीज के हवाले से वो तो बहुत बेच रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली, और नाम के साथ बेच रहे हैं, जी आपका नाम लेके वो कहते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये चीज देखने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन उनके पास कहाँ से आती है। किसी ने ली कि आप मुख्तलिफ जगहों पे जब इन्फॉर्मेशन देते हो तो वो वहाँ से, आपके क्लब्स हो गए, आपके सोशल ग्रुप्स हो गए, वहाँ से वो ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि उनको ब्लॉक कर सको। आप PTA में वो एक कोड दे रहे हैं PTA वाले, आप उस नंबर पे मैसेज कर दो और वो ब्लॉक कर देंगे। सो ये तो आपके अपने इख्तियार में है। सही। इसके अलावा मुझे बहुत आजकल जो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चीज़ चल रही है, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, आपकी तस्वीर, आपके मैसेजेस, व्हाट्सएप वाला आपके सामने था कि जिस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हुई, लोगों ने बिल्कुल ही एक हलचल सी मच गई। उस पर हमने बात करनी है, कानून किस तरह से हेल्प कर सकता है, वो अपना राय हम ज़रूर जानेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्सिंग, साइबर बुलिंग, ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा आम होती चली जा रही हैं। तो हमने बात ज़रूर की कि FIA का साइबर क्राइम विंग इस पर काम भी कर रहा है, खासा मुतहरिक भी है, लोगों की दादरसी भी की जा रही है। लॉ इस पे क्या किरदार अदा करता है, किस तरह से इंसाफ फराहम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी परेशान नज़र आते हैं कि बार बार ये जो चक्कर लगवाए जाते हैं, कानून में भी इस तरह की पेचीदगियां हैं कि जो आम आदमी समझ नहीं पाता तो उसको आसान बना देते हैं। हिना साहिबा क्या कहेंगी? देखो, कानून तो इसी तरह चलता है, चाहे आप FIA के पास चले जाओ, चाहे आप सिविल कोर्ट चले जाओ, चाहे आप सेशन कोर्ट चले जाओ, जाए बगैर तो काम नहीं होना। ठीक है, तारीखें भी पढ़नी है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाएंगे भी, करेंगे भी। तारीखें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चीज जो है वो लंबी हो जाती है, जो कि आपको परेशान भी कर देती है। वो भी सच्चे हैं। जब मैं सरकार के लिए काम कर रही थी तो वो आके रोते थे, आई कुड सी देयर पॉइंट। जब मैं दूसरी साइड पे होती हूँ तो आई कैन सी द पॉइंट। लेकिन वही बात है, प्रेशर बहुत है, वाकई में प्रेशर बहुत है। हाँ, प्रेशर के अलावा ये है कि हमारे इन्वेस्टिगेटर्स की ट्रेनिंग, हमारे लोगों का कॉन्डक्ट, ये भी मैटर करता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी चीज है। लाइक वी सेड कि ये जो बेईमानी सी कंप्लेंट्स हैं ये आप रहने दें। जो चीज़ें हैं, अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि हरासमेंट, हर चीज़ को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को हरासमेंट अगर आप कहना शुरू कर देंगे, आप तो बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं ना एक जगह, तो इस तरह नहीं होता। आप खुद देखें कि जहाँ जहाँ आप खुद से चीज़ें ब्लॉक करके, खुद एक्शन लेके, परहेज करके काम चला सकते हैं, यू डू दैट। जो सीरियस रिपीटेड नौयत के ऑफेंसेस हैं, जो वो बिहेवियर है, जो सीरियस चीज़ें, उनको आप लेके जाएं FIA तक, PTA तक, जो भी चीज़ आपने करनी है वो आप वाइजली यूज़ करें अपना। डेटा थेफ्ट होता है, अभी आप बात कर रहे थे। अच्छा, अभी मैं आपसे जिक्र कर रही थी, आजकल बहुत ज़्यादा वो हो गया ऑनलाइन शॉपिंग का। बिल्कुल, बैठे हुए हैं ज़्यादातर लोग, वैसे तो नहीं हमारे मुल्क में परहेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन शॉपिंग की। सो अच्छा, जब ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो उसमें आपके पास ऑप्शन आता है या आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दें या आप कैश ऑन डिलीवरी कर दें। लाइक आई सेड कि मैंने हमेशा कैश ऑन डिलीवरी किया है। तो आप भी अपनी जहां तक हो सके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वेब पे डालें ना। बिल्कुल, ये तो लोग कर सकते हैं ना। आपने अगर वही पैसे क्रेडिट कार्ड पे देने हैं, वही आप पहले इकट्ठे कर लें और जब बंदा आएगा आप उसको पकड़ा दें। बिल्कुल,
हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स, आप साइट पे नहीं आए, जब आप जाते हैं कहीं पासवर्ड टाइप करते हैं तो ऊपर एक ऑप्शन आता है जनरली कि डू यू वांट मी टू रिमेंबर द पासवर्ड। बिल्कुल, ऑलवेज ऑप्ट फॉर नो। बिल्कुल, वहाँ आता है कि डू यू वांट, ऑप्शन है ना, तो आप वो है, आप कर, उसको मेल करेंगे। बात ये कि जब आप वर्चुअल दुनिया में गए हैं तो आपने भी प्रूडेंस करनी है। आप बाहर निकलते हैं, गाड़ी लॉक करते हैं ना, तो आप अपनी गाड़ी वर्चुअल दुनिया में भी लॉक रखें ना, आप नहीं दें इंफॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कंपनी से डेटा चोरी होता है, ठीक है, वो भी है कि फिर ब्लैकमेल में भी यूज होता है, बिजनेस कंपेटिटर्स भी यूज करते हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स वगैरह ऐसी बनाते वो तो बेचते भी हैं। बिल्कुल, ठीक है। आजकल तो ये भी बड़ा अच्छा बिजनेस है कि आप किसी और से असाइनमेंट करवा लो, पैसे दे दो और वो भी है, ठीक है। और बाद में ऑफ कोर्स यू कैन से कि वो चोरी हो गई है, लेकिन चोरी भी हो जाती है। लेकिन वही बात है ना कि आप प्रूडेंटली उस चीज़ को हैंडल करें, आप अपनी चीज़ें वेब पे डालें ना। ये एक बुनियादी असूल है कि जो चीज़ आपने वेब पे डाली ना वो गई। बिल्कुल। आप फिर पीटीए में भागें, आप चाहे एफआईए में भागें कि ये ब्लॉक कर दो, उसमें ऑप्शंस हैं लॉ में कि ये आप ब्लॉक करा सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब वो निकल गई है ना, वो तो स्प्लिट सेकंड्स में कहीं से कहीं चली जाती है। आप कितनी जगहों से उन चीज़ों को ब्लॉक कर लेंगे। तस्वीर की बात की थी कि सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, आप फ्रेंड्स तक रिस्ट्रिक्टेड रखें अपने फेसबुक ग्रुप्स जो हैं, आप नई पब्लिक फोरम्स पे जाएं। ये तो अभी छोटी चीज़ें, एक बहुत बड़ा डार्क वेब है जहां ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये चीज़ें इस तरह की भी चल रही हैं। बिल्कुल। आप अच्छा, बच्चों को माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखें, मॉनिटर करें। कितने बच्चे मॉनिटर होते हैं हमारे माशरे में? बिल्कुल। माँ बाप तो हाथ में पकड़ा देते हैं मोबाइल या व्हाटएवर, लैपटॉप वगैरह, और के बेसिकली वो जो रही कहीं सही कसर कोविड में जिसके पास नहीं थे, आपने ऑनलाइन तालीम के नाम पर वो भी मोबाइल दे दिए। तो वो वही है ना, फिर आप लेकिन मॉनिटर नहीं कर रहे उन बच्चों को, आप देख नहीं रहे। और बच्चे, अच्छा, बच्चों में ज्यादा पोटेंशियल है फंसने का, लड़कियों में भी है, बंदों में भी होता है एक्चुअली, लेकिन बच्चे ज्यादा वनरेबल होते हैं कि अगर कहीं कोई गलत चीज हो गई है तो वो अगला ब्लैकमेल कर रहा है, वो प्रेशर में आ जाएंगे। सो आपने अपने बच्चे के बिहेवियर पे भी नजर रखनी है। आपने, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, इवन इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, वो भी आप देख लें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसी के थ्रू देयर सो मेनी डेंस जो चल रहे हैं वेब पे, ड्रग्स भी आम हो रही हैं, चीजें भी आम हो रही हैं। तो ये इसमें फिर ये देखो, अकेला हुकूमत नहीं है ना, बिल्कुल, इसमें आप भी हैं, योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे आपने करने हैं काम। सही। मुझे अब ये बताइएगा, खुदा ना खास्ता अगर कोई कानून से रब्ता करना चाह रहा है, उसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या होता है? आपने कहाँ जाना है? किस तरह से आपके केस को लेकर चला जाता है? कितना टाइम टेकिंग होता है? फिर जैसे कि बात की मैंने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जब आपकी बात कोई सुकून से बैठ के सुन लेता है ना, और आपको बता देता है कि ये राइट ट्रैक है, आपका मसला हल हो ना हो, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि मेरा मसला यहाँ पे हल हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जहाँ तक जाना कहाँ है, जाना तो वही है जहाँ स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं, लेकिन वो एफआईए के थ्रू आप जाएंगे, वो वेरिफिकेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और वो चालान भेजेंगे अगर उसमें कोई दम होगा। यानी आपने थ्रू एफआईए ही आप आ सकते हैं? आप आ सकते हैं। अब एफआईए तक आपने कैसे जाना है? आप खुद भी जा सकते हैं, आप वकील कर लें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो, लेकिन आप खुद भी जा सकते हैं। आप एक दरखास्त लिखें, दरखास्त एफआईए को डाल दें। ठीक हो गया। कितना टाइम लग सकता है? ये जब मुझसे क्लाइंट पूछते हैं ना कि कितना टाइम लगेगा साडे केस में, 20 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। सही। सो कोई बैठा ये नहीं कह सकता कि कितने साल पे भी डिपेंड करता है। केस की नेचर के अलावा देखो बहुत से लॉज हैं, जैसे सिंपल सी चीज़ है, फैमिली लॉज है, उसमें लिखा हुआ है 4 महीने में अपील डिसाइड होगी। अभी पिछले हफ्ते मेरी एक अपील थी, वो 11 साल बाद डिसाइड हुई है। 11 साल बहुत ज़्यादा। टोटल केस को, अपील को 7-8 साल लगे हैं। जो केस था फैमिली कोर्ट में जो 6 महीने में डिसाइड होना था, उसको 4 साल तकरीबन लगे हैं डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। सही सही। 11 साल आपने लगा दिए एक सिंपल से केस में, तो इस तरह अब आपके सामने है कि रश कितना है, चीज़ें कितनी हैं। अब अनफॉर्चुनेटली इस सिस्टम में आप किस तरह करें? अब मैं कल परसों में देख रही थी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फिर से किया है कि जी मुकदमे निबेड़ें। वो भी फिर अब देखो
ऑर्डर्स तो आते हैं इस तरह, बड़ी दफ़ा आते हैं, जुडिशल पॉलिसी भी है और शायद हो भी जाए, लेकिन टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि जी ये 2 हफ्ते में ही हो जाएगा, महीने में भी हो जाता है यहाँ। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा, लोगों का गिला ये है, लोग परेशान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे इंसाफ के तकाजे उस तरह से पूरे नहीं किए जाते। ये जो टाइम वाला शायद एलिमेंट कह रही है, इस वजह से भी लोग परेशान हो जाते हैं, या फिर वो जो बीच में प्रेशर्स आ जाते हैं ना डिफरेंट, उसकी वजह से भी लोग बहुत परेशान होते हैं, फिर आना नहीं चाहते हैं कोर्ट्स की तरफ। धमकियां भी मिल सकती हैं आपको, ऐसा ही है, ठीक है, डिपेंड करता है दूसरी पार्टी कौन है, उसके पीछे कौन है, क्योंकि ये चीज़ कहीं आइसोलेशन में तो शायद होती हो, लेकिन ज़्यादातर ये माफियाज भी हैं ना, यू हैव टू रियलाइज दैट कि ये कनेक्टेड वेब ग्रुप्स हैं। तो वही फिर आप जब जिस तरह यहाँ जाते हो पेशी पे जनरल केस में, फर्ज करो कोई कत्ल का मुकदमा है, चोरी का, धमकियां तो उधर भी मिलती हैं, फायरिंग तो उधर भी हो जाती है, सो इसी तरह भी है। सही। हिना साहबा, व्हाट डू यू थिंक, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि आम लोगों को आप बारहा उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें बताएं कि ये चीज़ें हैं, इस तरह से आपके लिए राइट ट्रैक है, यहाँ पर आपको जाना है। हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। फेसबुक ग्रुप्स हैं, अवेयरनेस, अब तो यूट्यूब पे भी अवेयरनेस वीडियोस हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ के एहसास ही नहीं करते कि आप फंस सकते हैं, देखो ना, जो जा रहा है जो इन चीज़ों पे, उसको तो ये ख्याल भी नहीं शायद आता कि ये गलत हो सकता है इसमें कोई काम, वो तो उसी पे है कि फेसबुक या कोई ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई बड़ी इस तरह की सुहानी चीज़ है जहाँ से हर किस्म का मनोसलवा ही एक किस्म का बरसेगा। सो लोगों को खुद से ये अपने आप को देखना चाहिए कि हर अपॉर्चुनिटी पे आपने जंप नहीं करना, हर एसएमएस को रिप्लाई नहीं करना, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आपने एक्सेप्ट करनी, अपने आप को लिमिटेड रखना है, और सबसे पासवर्ड नहीं देने हैं लोगों को, बिल्कुल। अपने ये लैपटॉप मोबाइल यूं छोड़ के नहीं चले जाना। और आप सोचें कि आप ये जो दोस्त बना रहे हैं, जिन लोगों को आप जानते नहीं, आप लोगों के फेसबुक पे जाओ, देखो 70,000 दोस्त, बिल्कुल ऐसे ही है। आप किसी पे ऐसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता। और हिना साहिबा, जो आपने सबसे जरूरी चीज की वो ये है, डिस्कस यहाँ पे करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, पेरेंट्स को अपना रोल जरूर अदा करना चाहिए, देखना चाहिए, अपने बच्चे को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए। तो फिर ये सारे इतने सारे जो मसाइल हमने डिस्कस किए हैं, ये ऑब्वियसली टाइम टू टाइम खुद ब खुद जो है हल होना शुरू हो जाते हैं जब आप खुद अपने बच्चे के ऊपर नजर रखते हैं, तो इस तरह का मौका ही नहीं आता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत ही ज़बरदस्त हम लाहौरियों के साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि लाहौरिये जो हैं एंजॉयमेंट का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। तो इस वीकेंड क्या होने वाला है, इस वीकेंड गुलबर्ग गैलिया फूड फेस्ट होने जा रहा है। 27 और 28 फरवरी यानी हफ्ता इतवार 2 दिन का ये इवेंट होने जा रहा है, जिसमें आपको मजे मजे के फूड स्टॉल्स भी मिलेंगे, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज भी हैं, जिसमें डांस परफॉर्मेंस होंगी, लाइव म्यूजिक होगा और फायर शो होगा, और इसके साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज होने जा रही हैं। और इसके लिए स्पेशल चीज जो कि मैं यहाँ पर बताना भी चाहूंगी कि कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है, सभी लोगों के लिए ये फ्री होगा। तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ आप प्लान कर सकते हैं, गुलबर्ग गैलरिया जा सकते हैं। डेट एक बार फिर से मैं अनाउंस करती चलूं, इस वीकेंड पे आपने जाना है, और 27 और 28 यानी हफ्ता और इतवार गुलबर्ग गैलरिया में ये ज़बरदस्त सा इवेंट होने जा रहे हैं, जहां मज़े मज़े के खाने होंगे, म्यूज़िक परफॉर्मेंस होगी। तो आप इस वीकेंड को अच्छी तरह से प्लान आज ही से कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। हमें ज्वाइन किया है फरहान यामीन ने। जी फरहान, बताइए इस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है, सब्जियां किस कीमत पे मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आज मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की है, उसमें जो फ़ी किलो सब्ज़ी की कीमत है, कुछ इस तरह जो आलू हैं वो आज 34 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। इसकी कीमत में 1 रुपये जो सरकारी रेट लिस्ट में इजाफा किया गया। इसी तरह जो प्याज उसकी कीमत मुस्तहकम रही है, 26 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। जबकि जो टमाटर है उसकी कीमत मुस्तहकम में 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। लहसुन जो देसी है उसकी कीमत 5 रुपये कमी है, 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। जबकि जो लहसुन चाइना है वो 190 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। जो अदरक थाईलैंड है वो 240 रुपये है, जबकि जो अदरक चाइना है वो 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। खीरा 40 रुपये, ये भी फार्मी आजकल आ रहा है, तो 40 रुपये फ़ी किलो की कीमत सरकारी रेट लिस्ट में जारी की गई है। करेले की कीमत में 7 रुपये आज भी इजाफा देखने में आया, 177 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। अब पालक की कीमत में 3 रुपये कमी होगी, आज 19 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। मेथी 37 रुपये, बैंगन 73 रुपये,
बंद गोभी 22 रुपये, फूल गोभी 22 रुपये, शिमला मिर्च की कीमत में 6 रुपये कमी हुई है और 67 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। सब्ज़ मिर्च की कीमत में भी 5 रुपये कमी हुई है, 109 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। घिया कद्दू 78 रुपये, जबकि जो लीमू की कीमत में वो 2 रुपये इजाफा देखने में आया है और वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। भिंडी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो सरकारी है, ताम ओपन मार्केट में 250 पौने 300 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। सलजम की कीमत में भी इस्तकाम में 22 रुपये है। ठीक है फ़रहान, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और फ़रहान ने हमें बताया जी सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। मीट रेट्स में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ज़ैनत शॉप के हमारे पास रेट हैं। यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो बीफ पर केजी आप यहाँ से खरीद सकेंगे 450 रुपये किलो में, और बीफ मिन्स आपको यहाँ से मिलेगा 565 रुपये किलो में। मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1150, और मटन मिन्स आपको मिलेगा यहाँ से जी मटन पर केजी 1150 है, मटन मिन्स 1390 रुपये। चिकन के रेट आपको बताती चलूँ जी, जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट से आपको मिलेगी 225 रुपये में, इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 326 रुपये में। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे पास मीट रेट्स जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं जो आज का सवाल मैंने आपसे पूछा था, और आज का सवाल है आपकी स्क्रीन पर भी, आपको सवाल में एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ जी। शहर लाहौर के कुल कितने दरवाजे हैं? ऑप्शन ए थी हमारे पास 7, ऑप्शन बी थी 12, ऑप्शन सी थी 13 और ऑप्शन डी थी 15। सही जवाब दिया है जी ऑप्शन सी है, हमारे पास 13 दरवाजे हैं, और अशफाक हैदर हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, सलीम है जिन्होंने सही जवाब दिया है, सना की जानिब से इसका सही जवाब दिया गया है, और आयशा हैं जिन्होंने आज के सवाल का सही जवाब दिया है। 4 लोग जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया उनका नाम हमने अनाउंस कर दिया है जो कि इनाम के हकदार ठहरे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।